आपने इंडियन पॉलिटिशियंस के ये स्टेटमेंट सुन रखे होंगे कि बांग्लादेश के कुछ इलाकों पे कब्जा करके नॉर्थ ईस्ट समेत इंडियन बंगाल में जितने भी मुसलमान रहते हैं उन सबको वहां पर भेज दिया जाए। इन ख्यालात का इजहार परवीन तोगड़िया वीएचपी के जो थे वो कर चुके हैं, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कर चुके हैं। इसके अलावा इन इलाकों के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने की बातें खुद मोदी साहब और अमित शाह भी कर चुके हैं और इंडिया के टॉप के जो सियासतदान हैं बीजेपी के वो सब कर चुके हैं। लेकिन क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि आखिर ये बातें इन रियासतों के लिए ही क्यों हो रही हैं कि जो बांग्लादेश के पास हैं, और उन स्टेट्स के लिए क्यों नहीं हो रही जिनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है? मसलन गुजरात, राजस्थान या पंजाब के मुसलमानों को इंडिया भेजने की बातें क्यों नहीं हो रही? उनको इंडिया भेजने की इतनी जल्दी बीजेपी और आरएसएस समेत जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनको क्यों नहीं है? आखिर बांग्लादेश के साथ ही ये मसला क्यों पैदा हो रहा है? ये एक सीरियस सवाल है। खासतौर पर तब भी ये बातें हो रही हैं इंडिया में जब बांग्लादेश के अंदर चीन का असर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में तो बांग्लादेश के साथ पीपल टू पीपल रिलेशंस बेहतर बनाने के लिए इंडिया को मजीद सॉफ्ट अप्रोच एडॉप्ट करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर न जाने क्या मसला है कि हार्ड लाइन ली जा रही है बांग्लादेश के खिलाफ। और आखिर क्यों मुसलसल ऐसी बातें की जा रही हैं वहाँ से? और सिर्फ बातें ही नहीं की जा रही बल्कि सरकारी सरपरस्ती में गवर्नमेंट के छतरी के नीचे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे कानून पास करके प्रैक्टिकली ये एफर्ट्स भी की जा रही हैं कि इन लोगों को इंडिया से बांग्लादेश भेज दिया जाए। और इस सिलसिले में भी टारगेट वही रियासतें नहीं की जा रही जिनका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है, बल्कि टारगेट फिर भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स ही की जा रही हैं और ख़ासतौर पर आसाम। और इसकी शुरुआत आसाम में यूं हो चुकी है कि पहले ही 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी शहरियत ख़त्म की गई है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि ये इन्हीं इलाकों में क्यों हो रहा है और ये टारगेट बांग्लादेश के करीब वाले इलाके क्यों हो रहे हैं, पाकिस्तान के करीब वाले इलाके क्यों नहीं हो रहे, वहाँ के मुसलमानों की क्यों नहीं भेजने की बातें की जा रही? आज का एपिसोड बहुत अहम है और ये हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके साथ ही ये जो बॉर्डर्स पर किलिंग हो रही है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, इसका राज भी साथ ही जुड़ा हुआ है इसी बात के साथ कि आखिर इंडिया इन किलिंग्स को स्टॉप क्यों नहीं कर रहा। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो इसके पीछे जहां बहुत सारे रीजंस हैं वहां पर एक ये भी थ्योरी दी जाती है कि ये जो इंतहा पसंद हिंदू जमातें हैं इंडिया की, खासतौर पर वीएचपी, बीजेपी और उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, इनका देखें बांग्लादेश को देखने का एक डिफरेंट नज़रिया है। वो बांग्लादेश को अलग तरीके से देखते हैं। वो ये समझते हैं कि बांग्लादेश की एस्पिरेशंस हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए। अब देखें ये बात ना कभी बांग्लादेश ने की है ऑफिशियली और ना ही वहाँ की कोई जो मेन जमात है उन्होंने कभी की है, लेकिन इंडिया के अंदर जो इंतहा पसंद हिंदू जमातें हैं इनका ऐसा मानना रहा है कि असल गेम ये चल रहा है कि बांग्लादेश दरअसल ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाह रहा है, जिसमें वो जो पुराना बांग्लादेश था, जो हिस्टोरिकल उसके जो इलाके थे जिसमें आसाम शामिल था और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और इंडिया की कई रियासतें उसमें शामिल हैं। तो इन इलाकों में आरएसएस का मानना है कि बांग्लादेश से इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भेजे जा रहे हैं ताकि यहाँ पर उनकी तादाद बढ़ा के मुस्लिम नेशनलिज्म की मूवमेंट शुरू करा के सेम जैसे पाकिस्तान बना था इन्हीं इलाकों को भी इंडिया से इसी तरीके से अलग किया जा सके। ये ख्यालात आरएसएस और वीएचपी के रहे हैं और यही वजह है कि जो ही आरएसएस की हुकूमत आई है सेंटर में, सबसे पहला वार आसाम के ऊपर किया गया है कि जहाँ पर पहले मरहले में लाखों मुसलमानों को सिटीजनशिप से महरूम कर दिया गया है, ये बोल करके तो बांग्लादेशी इनको वापस भेजेंगे। किसी और स्टेट से शुरुआत नहीं की गई, सीधा आकर तीर लगा है तो आसाम पे लगा है। सबसे पहले बिजली आसाम के ऊपर गिराई गई है और ये बातें फिर इन थ्योरीज को सच साबित कर देती हैं जिसमें वीएचपी आरएसएस बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश की नज़र से देख रहे होते हैं। और अगर इन थ्योरीज में वजन ना होता तो सीएए जैसा कानून और फिर उसकी शुरुआत भी आसाम से ही ना होती। ये सारी बातें इस बात को जाहिर कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इन थ्योरीज में सच्चाई ज़रूर मौजूद है। इसके अलावा इंडिया की जानिब से मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाना कि आसाम की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, ख़ासतौर पर उल्फा की जो तंजीम है, इसको बांग्लादेश की सपोर्ट हासिल रही है, ये एलिगेशंस भी जाहिर कर रही हैं कि कहीं ना कहीं वीएचपी और आरएसएस की सोच ग्रेटर बांग्लादेश वाली है। अगर ये सब बातें बेबुनियाद होती तो ना सीएए जैसा कानून पास होता
इंडिया में और ना बॉर्डर्स पर इस तरह की सख्ती हो रही होती इंडिया की जानिब से कि जहां इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब भी भटकने वाले जो बांग्लादेशी शहरी हैं उनको भी शूटेड साइट के ऑर्डर मिले हुए हैं बीएसएफ को, और हर साल कई सौ बांग्लादेशी शहरी हलाक हो रहे होते हैं इसमें। बहरहाल अगर आप हिस्ट्री पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि जिस तरह पाकिस्तान का कश्मीर और जूनागढ़ का इलाका, चीन का सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का इलाका, नेपाल का लीपू लेक और काला पानी का इलाका इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, वैसे ही बांग्लादेश के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि हिस्टोरिकली बांग्लादेश का हिस्सा रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री में पीछे चले जाएं कई सौ साल, लेकिन हैं इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में वो सारे इलाके। इनमें बिहार, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा वो जो अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स हैं वो भी शामिल हैं कि जहां इंडिया ने इस वक्त अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस लगाई हुई हैं। ये जो आप अपने मैप में देख रहे हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये भी हिस्ट्री में बंगाल की ही मिल्कियत रहे हैं, यहाँ तक बांग्लादेश था। और 1912 में 1912 में बंगाल के दो हिस्से हुए थे, ब्रिटिश रूल था उस वक्त, तो अंग्रेजों ने दो हिस्से कर दिए थे। उन्होंने बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया था और आसाम और ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया था। अच्छा, उस वक्त ईस्ट बंगाल में ये जो आज का इंडिया का वेस्ट बंगाल है और मौजूदा जो बांग्लादेश है ये शामिल था, यानी एक ये हिस्सा था, दूसरा बिहार और आसाम का हिस्सा था, ये बांग्लादेश के इलाके थे। और फिर 1947 में ये इलाके एक बार फिर तकसीम हुए, एक बार फिर डिवाइड हुए। वेस्ट बंगाल जो था वो हिंदू मेजॉरिटी था, इसलिए वो इंडिया में चला जाता है, और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से। और फिर 1971 में ये ईस्ट बंगाल एक अलग मुल्क बन जाता है। लेकिन ये जो इलाका है ये अपनी असल टेरिटरी के आधे से भी कम है। ये जो आप आज का बांग्लादेश देख रहे हैं ये अपनी असल टेरिटरी से आधे से भी कम है। असल जो बंगाल है वो बहुत बड़ा है। हालांकि 1947 में ख्वाजा निज़ामुद्दीन और मोहम्मद अकरम खान जो कि मुस्लिम लीग के जो बड़े रहनुमा थे, दो बड़े रहनुमा थे, इन्होंने बड़ा जोर लगाया मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर के सारा का सारा जो असल बंगाल है ये पूरा पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान बनाने में बंगाल का बड़ा किरदार था। आज का जो बांग्लादेश है इसके जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, बड़ा खून बहा था बंगाल का पाकिस्तान बनाने के लिए। और उसमें ये कोशिशें की गई बहुत ज़्यादा कि असल बंगाल को पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की वजह से ऐसा नहीं हो सका था। वही कांग्रेस जिसने बाद में 1971 में बंगाल से बांग्लादेश बनाने में रोल प्ले किया था, ये वही पार्टी थी जिसकी वजह से आज बंगाल के कई टुकड़े हुए पड़े हैं। यानी कांग्रेस ने ही असल में बंगाल को कई हिस्सों में ये जो आज तकसीम हुआ पड़ा है इसमें अहम तरीन रोल कांग्रेस का है। बहरहाल आज बंगाल के कई हिस्से बने हुए हैं और इनमें जो आसाम के अंदर और वेस्ट बंगाल का जो इलाका है इसके अंदर बीजेपी और आरएसएस का जो इंतहा पसंद नज़रिया है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है हिंदू बंगालियों के अंदर। और यही कंस्पिरेसी थ्योरीज पेश करके कि बांग्लादेशी लोग असल में ग्रेटर बंगाल बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा मुसलमान भेजे जा रहे हैं ताकि ये सारे इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाएं, जिसके बाद यहाँ पर अलहदगी पसंद तहरीकें शुरू हो सकें और एक और पाकिस्तान बनाया जा सके। तो ये नज़रिया तेज़ी के साथ जो हिंदू बंगाली हैं इनके अंदर फैलाया जा रहा है और उनको बांग्लादेश से बददिन करने की कोशिशें तेज़ी के साथ इंडिया के अंदर जारी है।